नमस्कार, आप देख रहे हैं अपरो उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शक्ति वंदन महोत्सव के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में आयोजित बवे बवारी नौनी कौथिंग के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न महिला समूहों के साथ विभिन्न क्रियाकलाप कर स्थानीय संस्कृति को जाना। श्री केदारनाथ धाम में NRLM के तहत काली माता स्वयं सहायता समूह एवं देवी धार स्वयं सहायता समूह के साथ महाप्रसाद बनाते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी बचपन की यादें उनसे साझा की। हाथ से महाप्रसाद बनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बचपन में घर में कार्यों को खूब हाथ बटाया है। बचपन में वे त्योहारों के समय अपने माताजी के साथ स्थानीय पकवान बनाने में खूब सहयोग करते थे। वही सिलबट्टे पर कई बार अपनी माताजी के साथ मिलकर नमक भी पीसा है। आटा गूंथने से लेकर जंगल में घास काटने तक में उन्होंने हमेशा अपनी मां का हाथ बटाया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं से सरकार की महाप्रसाद योजना से जुड़ने के बाद आजीविका में हुए बदलाव की भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पर चर्चा की वर्चुअल कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कैंट विधायक सविता कपूर, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, सूचना निदेशक बंशीधर तिवारी एवं इंटर कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं मौजूद रहे। टिहरी में विस्थापितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आगामी 1 फरवरी को देहरादून के साथ गांधी पार्क में मौन उपवास करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि टिहरी विस्थापितों को अभी तक भूमिधर अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह सबसे चिंताजनक बात है कि इस तरह हरिद्वार के पथरी क्षेत्र के भाग 1, 2, 3, 4 में बसे विस्थापितों की तीसरी पीढ़ी भी मारी फिर रहा है। उन्होंने कहा कि 2016 में तत्कालीन सरकार ने मालिकाना हक दिए जाने के निर्देश जारी किए थे और पत्रावली तैयार करवाई गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद यह प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डाल दी गई। देश के लिए और उत्तराखंड दोनों के लिए यदि मैं कहूं कि टिहरी डैम आज हमारा उत्तराखंड का अभिमान है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब जब ऐसे सहयोग से बनने वाले जो परियोजनाएं हैं वो खड़ी नहीं हो रही हैं, तो ऐसे समय में रूस और भारत की मैत्री का प्रतीक भी है। और ये संभव हुआ टिहरी के लोगों की महानता के कारण और उनकी राष्ट्रीय सोच के कारण। टिहरी एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक स्थान था। मतलब टिहरी होना ही अपने आप में उत्तराखंड के इतिहास का एक अमूल्य पृष्ठ था। मैं वहाँ के गाँव में गया हूँ, टिहरी से लगे हुए सब गाँवों में पहले क्या नक्काशीदार शानदार लोगों के घर थे, कितनी शानदार वहाँ की खेती थी और कितनी शानदार भव्य उनकी संस्कृति थी। लेकिन लोगों ने राष्ट्र के आह्वान पर, राजनेताओं के आह्वान पर वो सब कुर्बान कर दिया। और आज स्थिति ये है कि टिहरी के लोगों की जो हमने उसमें वादे किए, वो वादे देश के वादे थे जो टिहरी के भाई बहनों से विस्थापित होते वक्त किए गए। वो ऐसा नहीं था कि किसी एक पार्टी के वादे थे, किसी एक सरकार के वादे थे, वो राष्ट्र के वादे थे। और आज भी मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन वादों में से कई महत्वपूर्ण वादे, जिनमें से एक वादा हर परिवार को रोजगार देने का वादा था, जो दुर्भाग्य से कल्याण सिंह जी की सरकार ने विड्रॉ कर दिया था।
शासनादेश विड्रॉ कर दिया था कल्याण सिंह की सरकार ने। एक महापाप किया था उन्होंने टिहरी के प्रति। और आज भी जो तीसरी पीढ़ी है टिहरी के विस्थापितों की, वो मारी मारी फिर रही है और उनसे उनको जो हल्दूचौड़ देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल में 4 पदों पर हुए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। इसके साथ ही मतगणना पूरी होने के बाद चुनाव नतीजे भी आ गए हैं, जिसमें निर्विरोध रूप से खीम सिंह बिष्ट अध्यक्ष, उप सचिव विनीत दुमका, कोषाध्यक्ष हरमोहन बिष्ट, मीडिया प्रभारी संतोष भट्ट बने। वही उपाध्यक्ष पद पर रोहित जोशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उर्वा दत्त भट्ट को 51 मतों से पराजित किया। रोहित जोशी को 160 जबकि उर्वा दत्त भट्ट को 109 वोटों पर संतोष करना पड़ा। महामंत्री पद पर जीवन चंद्र पांडे ने चंदन कुटोला को 79 वोटों से पराजित किया। जीवन चंद्र पांडे को 174 जबकि चंदन कुटोला को 95 मत प्राप्त हुए। संगठन मंत्री पद पर परवीन शर्मा ने बड़ी जीत हासिल की, उन्हें 185 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राकेश भपोला 76 मतों पर सिमट गए। इसके अलावा सचिव पद पर राजेश सुयाल ने 167 वोट हासिल कर जीत हासिल की। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज कांडपाल को 99 वोट प्राप्त हुए। वहीं मतगणना प्रक्रिया 12 राउंड में संपन्न कराई गई। और आप सभी को भी शुभकामनाएं। जैसे कि इस बार हम लोगों ने देवभूमि व्यापार मंडल की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए बुम्बी से लेके मोटा मोतीनगर जहाँ तक हमारा कोतवाली क्षेत्र आता है, हमने एक संगठन मजबूत संगठन का नारा देते हुए सभी व्यापारी भाइयों से संबंधता करवाई और जिसमें सभी व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आप सभी के व्यापारियों के, आप सभी के मीडिया कर्मियों के, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने चुनाव में हम लोगों का सहयोग किया और सारे व्यापारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो सारी निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत हुआ है। और इसमें मतदान हमारा लगभग 80% मतदान हुआ है और एक संगठन मजबूत संगठन का नारा दिया है। पूर्ण के आम चुनाव हो रहे हैं। व्यापारियों में भारी उत्साह था, उम्मीदवारों में भी भारी उत्साह था और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमने व्यवस्था कर रखी थी। यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ, काउंटिंग जारी है और जो प्रत्याशी जीतेगा वो भी हमारा है, जो हारेगा उसको भी हम सम्मानित करेंगे संगठन में, क्योंकि ये तो एक सामाजिक संगठन है, इसमें सब लोगों को हम सम्मान देंगे। ऐसा नहीं जो हार गया उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है और सब मिलजुल के काम करेंगे। इसके बाद हमारे लालकों में है, अल्मोड़े में, कई जगह बेतालघाट में भी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि देवभूमि व्यापार मंडल ने खुली छूट दे रखी थी जो भी नॉमिनेशन करे, चाहे अध्यक्ष भी है, कहीं कुछ है, क्योंकि लोग कहते थे भाई आप नॉमिनेशन करते हो, तो इसलिए हमने चुनाव प्रक्रिया शुरू की है। हर इकाई में हम चुनाव कराने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। इसके बने हैं, कुछ लोगों ने नॉमिनेशन किए थे, हमने नॉमिनेशन उसमें तो जो नॉमिनेशन आए ना, जैसे अध्यक्ष के पद में नॉमिनेशन नहीं आया दूसरा, तो निर्विरोध हो जाएगा, उसकी भी घोषणा हो जाएगी। लेकिन चुनाव लड़ते तो हम और स्वागत करते, हमने इसलिए किया था कि लोग चुनाव में आए, अध्यक्ष पद में भी आते तो उनका भी स्वागत होता, वो भी चुनाव लड़ते, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो निर्विरोध बन गया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ओपन चुनाव की प्रक्रिया है, हम ऐसे चुनाव कराने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव कराने की प्रवृत्ति से एक तो व्यापारियों में आपसी मेल मिलाप होता है, दूसरा एक दूसरे को जानते हैं वो लोग, उसके बाद संगठन में मजबूती भी आती है, एक जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है वो भी खत्म हो जाती है, तो चुन के पदाधिकारी आती है। जो लोग इसमें सफल नहीं हो पाएंगे उनको हम सम्मान देंगे, जगह जगह रखेंगे, कार्यकारिणी में रखेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका उत्तराखंड का ये पहला दौरा था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रतिभाग किया और अपने संबोधन के दौरान खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु का 11वां अवतार बनना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि सुबह उठते ही लोग अपने भगवान या गुरु का चेहरा देखते हैं, लेकिन अब हर जगह मोदी दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा मोदी अब 11वां अवतार बनने के लिए निकल चुके हैं। आप सब सुबह उठते ही आप भगवान का, राम का फोटो नहीं देते या अपने धर्म के जितने भी गुरुज हैं उनकी फोटो, उनका क्या बोलते चेहरा आप नहीं देखेंगे। टीवी लगाए कि मोदी का चेहरा देखेंगे आप, भगवान का नहीं। और उसीलिए वो आगे ये प्लान कर रहे हैं कि मैं भी एक 10वें अवतार में, विष्णु के 10 अवतार ना, हाँ कितने हैं भाई,
अरे तुम ही लोग समझते, हम तो गुलबर्गा दक्कन में रहने वाले कर्नाटक के 10 अवतार में, अब इन्हों 11वां अवतार बनने के लिए निकले हैं। अरे भाई, हर आदमी को आस्था है, हर आदमी भगवान पे विश्वास रखता है, लेकिन राज्य अलग होता है, धर्म अलग होता है। धर्म की जगह धर्म होती है और राज की जगह, राज करने की जगह राजा अलग होता है। भाई खड़गे जी ने विष्णु का अवतार मान लिया तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मूल निवास को जरूरी बातें बताते हुए कहा कि प्रदेश में बिना मूल निवास की नौकरियां दी जाती हैं। कई भारतीयों को उत्तराखंड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास किए गए लोगों को भी आवेदन का अवसर दिया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड के मूल निवासियों को ये हक मिलना चाहिए। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर सवाल उठाते हुए बॉबी पवार ने कहा कि अभी भी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। कुछ हद तक व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं, लेकिन पूरी तरह भर्तियों के मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को सही नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं का ये मामला है और ये मूल निवास का जो मुद्दा है रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिस प्रकार से 8 जनवरी 2024 को एक विज्ञापन निकलता है, उस विज्ञापन में साफ साफ ये लिख दिया गया है कि अगर आपके पास मूल निवास और स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। किन शर्तों पर कर सकते हैं कि यदि आपने उत्तराखंड राज्य से हाई स्कूल और इंटर किया हो, तो ये तो कोई शर्त नहीं हुई। उत्तराखंड एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। खासकर देहरादून जैसे शहरों में बड़े बड़े स्कूल है जहाँ पर बाहर से आने वाले कई लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने अपने बच्चों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए खोला है। और मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें चलती रही तो इस छोटे से प्रदेश में सीमित सरकारी नौकरियां हैं, और उन नौकरियों पर भी जब हमारे लोगों का अधिकार नहीं रहेगा तो सारे विभागों में कौन लोग होंगे। आज तो ब्यूरोक्रेट्स, आप सचिवालय में जाकर देख लीजिए कि किस प्रकार के लोग हैं और किस प्रकार ब्यूरोक्रेट्स हावी की अगर बात की जा रही है तो ब्यूरोक्रेट्स हावी तभी हैं जब हमारे लोगों का वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं है। हम चाहते हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में कम से कम सारे तमाम उन बाधाओं को हटाकर, चाहे स्थायी निवास प्रमाण पत्र सब हो, उसके आधार पर वहाँ मूल निवास जो प्रमाण पत्र है उस आधार पर ही वहाँ नौकरी दी जाए। बाकी ग्रुप बी की बात, PCS की बात करें तो जो योग्यता या रखता है जो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजावल का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपने इस बयान में वे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव में आजकल पैसा बहुत लगता है और उनके पास पैसा नहीं है, लिहाजा वे दावेदारी नहीं कर सकते हैं। उनके इस बयान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गोविंद सिंह कुंजावल को लेकर कहा कि वे हमारे दल में शामिल हो जाएं। उन्हें यहाँ पर पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और अगर कांग्रेस 14 करोड़ रुपए मांग रही है तो यह गोविंद सिंह कुंजावल के लिए दुर्भाग्य की बात है, इसलिए वे हमारे दल में आ सकते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। नहीं, 14 करोड़ रुपया कांग्रेस या कुंजवाल से मांग रहे तो इससे बड़ा मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। और वो हमारे दल में आ जाए, हम सबका उनका स्वागत करेंगे, कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कांग्रेस का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और मैंने जितना भी समय मुझे मिला मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। और चुनाव में आजकल पैसा बहुत लगता है, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं न दावेदारी कर सकता हूं और न मैं चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकता हूँ, क्योंकि 14 विधानसभाएँ हैं। एक विधानसभा में अगर 1 करोड़ रुपये भी खर्च करेंगे आप तो 14 करोड़ रुपये चाहिए, कम भी करेंगे तो 7 करोड़ तब भी चाहिए। तो ये क्षमता मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने को बहुत ईमानदारी के साथ सीमित रख करके आज के दिन भी मेरा अपना कोई दूसरा खाता नहीं है।
जिस खाते में मैं लेन देन करता हूँ। केवल एक खाता देहरादून वाला है, जब मैं विधायक बना था वहाँ खोला था स्टेट बैंक में, वही चल। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है शुरू कर दी है, जिसके चलते आज हल्द्वानी की कुमाऊं कार्यालय में कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी सदस्यता अभियान के संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने सभी पूर्व सैन्य अधिकारियों का पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व सैन्य अधिकारियों का कहना है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा अब बीजेपी ने अपना सदस्यता अभियान तेज कर दिया है। कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सारा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का जहां जुड़ रहा था, विशेषकर सैनिक तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और आज भी पूरे देश में, हमारे पूरे देश में जितने भी सैनिक हैं, अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, विचारों से भी और सहयोग भी करता है। आज जो लोग हमको सहयोग करते आए थे वो लोग विधिवत भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर और धामी जी तथा मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। कितने लोगों ने आज पार्टी आज 55 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है। और ये तो केवल आज एक छोटा सा कार्यक्रम था और बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी और होना है। और प्रत्येक विधानसभा में 200 लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे चंदन सिंह जी जो इस जिले के संयोजक हैं और संयोजक खेमा जी और हरिद्वार में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास नगर निगम और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कई दुकानों पर छापेमारी करते हुए खाने के सैंपल दिए। तहसीलदार रेखा आर्य के नेतृत्व में हुई छापेमारी की कार्रवाई में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने और कई अनियमितता मिलने पर चालान की कार्रवाई की गई। अधिकारियों की टीम ने 8 दुकानों पर चालान किए और 6 दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। प्रशासन की कार्रवाई से कई दुकानदारों में हड़कंप मच रहा है। तहसीलदार ने बताया कि यात्री बाहुल्य क्षेत्र में लोगों को स्वच्छ भोजन उपलब्ध हो, साथ ही ड्राई एरिया में मांस मंदिरा ना परोसा जाए, इसके लिए नगर निगम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। आगे भी समय पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा यात्री बहुल क्षेत्र भी है, यहाँ पर स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए हाइजीनिक और का भी ध्यान रखते हुए इनके चालान भी काटे जा रहे हैं और फूड के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इसमें कुछ जो प्रतिष्ठान हैं, ढाबे हैं, उनमें गंदगी मिली है, जिसके लिए नियमानुसार नगर निगम के द्वारा चालान काटे जा रहे हैं और फूड सेफ्टी ऑफिस। अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के भल्ला कॉलेज मैदान में जिला स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। हरिद्वार बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में हरिद्वार जिले से आए कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी आगे जाकर बड़ी स्तर की चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे और आगे जाकर देश दुनिया में जिले का नाम रोशन करेंगे। देखिए, आज हरिद्वार बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इसमें जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर जो चलते हैं यहाँ पे, वो पतंजलि में, रुड़की में 2 ट्रेनिंग सेंटर है, एक मंगलोर में है, रोशनाबाद, ज्वालापुर। इन सभी के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ जो हैं, करीब करीब यहाँ पे 80 से 100 बच्चे आज यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं। क्योंकि मुक्केबाजी संघ ये चाहता है कि बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जब बच्चों को प्रतियोगिता मिलती है तो उन्हें अपने आप को निखारने का अवसर कहीं ना कहीं मिलता है। और आज पूरा देश जो है खेलों में बहुत अच्छा हमारा नाम कमा रहा है। इसी को लेकर मुक्केबाजी संघ हमेशा ये चाहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े और उत्तराखंड का नाम रोशन करे। तो आज यहाँ पे सभी बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियाँ, और ख़ास करके पतंजलि से बड़े छोटे छोटे बच्चे भी आज यहाँ पे खेलने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जब खेलते हैं और जब उनका मन इस खेल में लगता है तो आगे जाकर कहीं ना कहीं वो उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। बॉक्सिंग को और बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए मुक्केबाजी संघ क्या करने? देखिए, मुक्केबाजी संघ का ये मानना है कि हरिद्वार से अच्छे बॉक्सर निकलें, क्योंकि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जो बॉक्सिंग है वो हमारा उत्तराखंड का एक खेल है, जिसके अंदर उत्तराखंड हमेशा अच्छा करता आया है। हमारे यहाँ पिथौरागढ़, नैनीताल, काशीपुर, हल्द्वानी से बहुत अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो निकलते हैं और आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो हरिद्वार बॉक्सिंग एसोसिएशन का यही मानना है और चाहना है कि यहाँ के हमारे बच्चे जो हैं वो खेलों में आगे बढ़ें
और आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजी का नाम रोशन करें। इसी को लेकर मुक्केबाजी संघ जो है वो हमेशा छोटे महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाएं जो हैं चलाई जा रही हैं, जिसको लेकर नारसन विकास खंड कार्यालय पर लखपति दीदी जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की, जहां पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति के महत्व को समझाते हुए इस योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। तो महिला मोर्चा ने यहाँ पर हमारी जो लखपति बहनें हैं उनका एक महासम्मेलन किया। आपने देखा है कि आज यहाँ पर हज़ारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं और ये वो महिलाएं हैं जो लखपति बन गई, जो उससे पहले लखपति नहीं थी और आज के दिनांक में वो लखपति हो गई हैं। मुझे लगता है कि इस समय 17,000 बहनें हरिद्वार जिले में लखपति हो चुकी हैं और 35,000 तक अभी लक्ष्य है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो 10 करोड़ स्वयंसेवी हमारे जो संस्थाएं हैं, ये स्वयं सहायता समूह वाली, उन स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ बहनों में से 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे। इसलिए उनकी तमाम प्रकार की योजनाएं बनी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हरिद्वार जिला हमारा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ 17,000 बहनें लखपति हो चुकी हैं। हम 35,000 बहनों को लखपति बनाने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भी आपने देखा कि यहाँ लक्ष्मी किट वितरण से लेकर के प्रधानमंत्री आवास की चाबी से लेकर के, और ये नारसन ब्लॉक बहुत तेज़ी से गतिविधियों को बढ़ा रहा है। और पूरा जिला तो कर ही रहा है, लेकिन विशेष करके नारसन ब्लॉक को मैंने देखा, यहाँ बहुत तेज़ी से हमारे प्रमुख बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज लोगों में बहुत खुशी है। आपने देखा कि मंच पर आकर के महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारे घर में पहले कुछ नहीं होता था, हम यदि बाहर से थोड़ा सा 100 रुपये भी लेते थे तो 100 रुपये पर 5 रुपया ब्याज पर लेते थे, और आज हम सारी महिला समूह ने 200 वनंतरा प्रकरण की मृतका अंकिता भंडारी की मां की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया गया। वही जानकारी देते हुए मृतका अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि उनकी बेटी की हुई निर्मम हत्या प्रकरण में उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर पड़ रहे दबाव के कारण अंकिता की मां सोनी देवी की हालत बिगड़ने के चलते उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये है कि एक तो जब मतलब हम पे दवा डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तो मेरे मिसेज की हालत पहले से नाजुक है, मतलब एकदम वो है, तो उसका एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और परसों ही जैसे ही उन पे दवा बनाने की कोशिश की तो थोड़ी 1 बजे के करीब जो है उनका बीपी जो है 169 बढ़ गया था। उसमें मतलब हाथ पैर एकदम छोड़ गए थे। तो उसी समय मैंने एम्बुलेंस बुलाई, तो एम्बुलेंस में यहाँ पौड़ी लाए और अब जाके थोड़ा बहुत राहत मिली है। हैं जी। अंकिता का मम्मी सोनी देवी जी 3 दिन से हमारे हॉस्पिटल में भर्ती थी। ये आई थी कंप्लेंट के साथ 3 दिन से बुखार हो रहे हैं और खांसी जुकाम हो रहा है करके। हमने उसको ट्रीटमेंट दिया 3 दिन और इंजेक्शंस भी दिए, एंटीबायोटिक दिए। अभी फिलहाल ठीक है और खून की जांच भी किया, सब नॉर्मल आए। अभी हम 5 दिन दवाई देके घर भेज रहे हैं। उसके बाद 5 दिन के बाद फिर अपर उत्तराखंड के खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।